नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे देवघर रोपवे हादसे के देवदूतों से पीएम मोदी के संवाद की। करीब 45 घंटे के ऑपरेशन के बाद देवघर में रोपवे पर फंसे 57 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी सफलता है। ऑपरेशन में लगे एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों का पीएम मोदी ने हौसला अफजाई भी की। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, आप भी सुनिए। इस दुर्घटना और इस रेस्क्यू मिशन से अनेक सबक हमें भी मिले हैं। आपके अनुभव भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था। एनडीआरएफ ने अपनी एक पहचान बनाई है और ये पहचान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपने पराक्रम से बनाई है। और इसलिए एनडीआरएफ हिंदुस्तान में जहां जहां भी है उनके इस परिश्रम और उसकी पहचान के लिए भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आइए, आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। तो पहले एनडीआरएफ के सब जवानों से मैं बात करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले एक खबर आई, क्योंकि आप तो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो उसके लिए सारी तैयारियां, ये सारा तो समय था नहीं। तो इन चीजों को कैसे प्लान किया आपने? जय सर, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी, टीम कमांडर आरआरसी देवघर, 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना से। मुझे एसडीएम देवघर द्वारा सूचना मिली कि त्रिकूट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 1835 बजे वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको फर्दर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया। देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलियां थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी, तो उस समय में ऑक्स करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि अभी रात में जो फंसी हुई ट्रॉलियां हैं उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है। तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रॉली, जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समान पर लगी हुई है, उसी ट्रॉली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह सर्व किया। साथ ही साथ लाउड हेलर से हमने सभी को सांत्वना देते रहे कि आप डटे रहिए। हम वहीं पीएम मोदी ने देवघर रोपवे हादसे में 22 लोगों की जान बचाने वाले रोपवे कर्मचारी पन्नालाल से भी बातचीत की। पन्नालाल ने पीएम मोदी को बताया कि कैसे घटना की सूचना के बाद फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की जान बचाने में जुट गए। पन्नालाल ने रेस्क्यू के दौरान 22 पर्यटकों की जान बचाई थी। पीएम मोदी ने पन्नालाल की जमकर तारीफ की। देवघर में रविवार को त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद 45 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 57 पर्यटकों की जान बचाई गई। क्या करते हैं पन्नालाल जी? छोटा कर्मचारी है। पन्नालाल जी, वैसे तो रेस्क्यू के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। आपने इतना सारा काम किया, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? छोटा कर्मचारी कहाँ से खाना खा गया, क्या हुआ, पर पहाड़े से तो हम लोग छिपा गए। देखिए, आप सब जो नागरिक वहां बैठे हैं, आप सबने खुद रात रात काम किया है। दूसरों की मदद और सेवा भाव, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।
आपने मानवता का बहुत पुण्य काम किया है। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी कामना है। और वहीं पीएम मोदी ने देवघर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े सेना, आईटीबीपी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ के जवानों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने वाले स्थानीय लोगों के साथ साथ डीसी मंजुनाथ भजंत्री से भी बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जाना। डीसी भजंत्री ने पीएम को हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन तक क्या क्या हुआ, ये पूरी बातें बताई। पीएम ने डीसी से बातचीत में पूछा कि आपको टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, क्या आपने रेस्क्यू के दौरान अपने उस जानकारी का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद पीएम ने कहा कि ऑपरेशन से जुड़ा आपका अनुभव बहुत अहम साबित होगा और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, ये बेहद जरूरी और अनिवार्य है। मंजुनाथ जी, आपका तो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपकी इस पढ़ाई का भी उपयोग हुआ क्या? यस सर, क्योंकि सर प्लानिंग में हम सोच रहे थे कि सर वहाँ वो जो इतना स्टीप क्लिफ था ऑलमोस्ट 90 डिग्री और वो जो 45 डिग्री एंगल पे वो रोपे था, तो उस समय लग रहा था कि सही में इवन जब अगर एयरफोर्स भी आएगी थी हम लोग कैसे कर पाएंगे, वो चिंतित थे हम। उसके बाद जो हमको प्लानिंग में खासकर यूज हुआ सर, उस समय रात को ही हम लोग पहले ही पूरा तैयारी करके रख दे, एक एक ट्रॉली में क्या क्या कौन लोग हैं और उनका क्या स्थिति है, ताकि सुबह रेस्क्यू करते वक्त उनको पता चले कि कहाँ बच्चे हैं, कहाँ महिलाएं हैं, तो वहां ज्यादा फोकस करें सर। और इतना ही नहीं सर, वो उसका हम लोगों ने वीडियो बनाया, जो ट्रॉली जो है हर एक ट्रॉली का उसका डायमेंशन रफ और पूरा 360 डिग्री एंगल, और वो इंडियन एयरफोर्स के हम लोगों के जो ग्रुप कैप्टन साहब थे उनको दे दिया सर, ताकि वो लोग अपना स्ट्रैटेजी बना पाए, कैसे किस तरफ आउटसाइड डोर है, कितना केबल से जो सी है उसको अंदर कैसे जाना है, उन्होंने उसकी स्ट्रैटेजी बना के वो लोग कर पाए सर। देखिए, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, ये बहुत जरूरी है। इस हादसे से जुड़े जो भी आपके अनुभव है उसकी जानकारी बहुत अहम होगी। और अब बात रामनवमी के दिन लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा की। 10 अप्रैल की हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। क्या है वो खुलासा, आप भी जानिए। लोहरदगा हिंसा पर बड़ा खुलासा। स्लीपर सेल ने रची थी साजिश। झारखंड के लोहरदगा में हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब पूरी दुनिया राममय थी। रामनवमी के दिन हिरही कुंजरा गांव के सीमा पर लगने वाले मेले में जमकर हिंसा का तांडव मचाया गया था। दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया गया था। रामनवमी के दिन देश के जिन 5 राज्यों में हिंसा भड़की उनमें झारखंड का लोहरदगा भी शामिल था। 3 दिनों बाद रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर खुद जिला प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। लोहरदगा जिला प्रशासन ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप, जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको जल्द ही हम लोग चिन्हित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो कुछ रिमोट्स फैला रहे हैं या कुछ घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं उससे बचें। हिरही में हिंसा को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। अब तक हुई जांच में जो बात सामने आई है उसमें कब्रिस्तान के नजदीक पथराव की पहली घटना के बाद जब रामनवमी जुलूस को समझा बुझाकर भोक्ता बागीजा स्थित मेला स्थल तक ले जाया जा रहा था, इसी बीच फिर से 70-80 लोगों के झुंड ने भोक्ता बागीचा रेलवे स्टेशन के पास फिर पथराव किया। ठीक उसी मेले में आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया, जो साफ साफ दर्शाता है कि घटना सुनियोजित थी। हैरान करने वाली बात यह है कि उपद्रवी जिले के शहरी क्षेत्र के साथ साथ जिले के अलग अलग हिस्सों में भी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन शहरी क्षेत्र में मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण उन्हें मौका नहीं मिल सका। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र हिरही में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव कर पहले अशांत किया, उसके बाद आगजनी की गई। उस दिन की हिंसा के निशान बताने के लिए काफी है कि किस हद तक उपद्रवियों ने तांडव मचाया था। लोहरदगा में स्लीपर सेल का सक्रिय होना अपने आप में गंभीर बात है,
क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आतंकी संगठन से है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी इस हिंसा पर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का हाथ होने की आशंका जताई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सारे मामले का एसआईटी से जांच कराकर और इन सारी घटनाओं में पीएफआई जैसा इस्लामिक आतंकवादी संगठन का हाथ है कि नहीं, ये सरकार को जांच करानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल लोहरदगा में हुई हिंसा की जांच के लिए 8 सदस्यों की एसआईटी टीम बना दी गई है, जिसमें 3 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। न्यूज 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। वहीं लोहरदगा में रामनवमी की जुलूस में पथराव और आगजनी के पीछे सुनियोजित साजिश सामने आने पर बीजेपी ने पुलिस और हेमंत सरकार को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सोचे कि जब स्लीपर सेल्स की बात होती है तो ये देश के खिलाफ एक साजिश है और जिस तरीके से लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश की गई, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। और हम शुरू से कहते हैं कि लोहरदगा में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो बड़ी संख्या में आकर बस गए हैं, तो अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करनी चाहिए, क्योंकि स्लीपर सेल कोई जोक नहीं है। केरला के बाद मुझे लगता है झारखंड में स्लीपर सेल की ये पहला एडमिशन है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि यहाँ स्लीपर सेल्स एक्टिव है। तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्क्रिय है प्रशासन। इस अपीजमेंट वाली सरकार से हम कोई एक्शन की उम्मीद नहीं करते हैं, तो इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और देखिए, बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। भारतीय दूतावास के दबाव के बाद मजदूरों को वहां की कंपनी ने फ्लाइट का टिकट दे दिया है। दरअसल मलेशिया के एक बिजली प्रोजेक्ट में झारखंड के 30 मजदूर काम कर रहे थे। घर लौटने की चाहत रखने वाले इन मजदूरों को कंपनी ने वेतन भुगतान भी बंद कर दिया था, जिसके बाद मजदूरों ने भारतीय दूतावास में इसकी शिकायत की। फिलहाल मजदूर कुआलालंपुर के एक गुरुद्वारे में शरण ले रखे हैं। कंपनी की ओर से फिलहाल 30 में से 10 मजदूरों को 25 अप्रैल की फ्लाइट का टिकट दिया गया है। बाकी 20 मजदूरों को भी टिकट जल्द मिलने की उम्मीद है। ये सभी मजदूर गिरिडीह, बोकारो और धनबाद के रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। जिन मजदूरों की तरफ से वतन वापसी की गुहार लगाई जा रही थी, अब उनकी गुहार सुन ली गई है और उनकी वतन वापसी का रास्ता साफ हो चुका है। और कोडरमा से भी बड़ी खबर है, जहां डोमचांच थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्र से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान सपही निवासी अर्जुन साव के रूप में की गई। मृतक का परिजनों का आरोप है कि अर्जुन साव की मौत पुलिस के रवैये की वजह से हुई है। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के बेटे के मुताबिक अर्जुन साव को अवैध ढिबरा के मामले में पकड़े जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अर्जुन साव के बेटे ने पिता के मोबाइल पर कॉल किया तो बताया गया कि उनका मोबाइल थाने में ही है, लेकिन उसके पिता थाने में नहीं हैं। लेकिन जब अर्जुन मुंडा का बेटा थाने डोमचांच पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि ना ही उसके पिता थाने में है और ना ही उसके पिता का मोबाइल यहां पर है, और अब अर्जुन का शव जंगली क्षेत्र में मिला है, जिसके बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अर्जुन साव की मौत के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने शव के साथ जिला प्रशासन से दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रोष को देखते हुए मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। इस मामले में कोडरमा के एसपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सहित 3 एसआई को निलंबित कर दिया है।
और धनबाद के सराय ढेला और बैंक मोड़ में आदित्य विजन के 2 शोरूम की शुरुआत हुई, जिसमें ग्राहकों को कई लुभावनी ऑफर्स दिए जा रहे हैं। पूरे तामझाम के साथ शोरूम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर दुकान की ओर से कई ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें कैशबैक, लकी ड्रॉ, कूपन और आसान किस्तों में सामान की खरीदारी के साथ कई तरह की सर्विस की सुविधा भी दी जा रही है, जो किसी भी ग्राहक को भरोसा दिलाने के लिए काफी है। शोरूम के मैनेजर ने बताया कि आदित्य विजन ग्राहकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखता है। हमारे सभी ब्रांचों पर ब्याज मुक्त फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। कस्टमर 10 मिनट में अपना मनपसंद सामान ब्याज मुक्त फाइनेंस से आसान मासिक किस्तों पे ले आ सकते हैं। कैशबैक्स की सुविधाएं हैं, हम गिफ्ट्स देते हैं, हमारे यहाँ फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री डिलीवरी की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा अपना एक स्कीम है बाई एंड विन, जहाँ आप कोई भी सामान हमसे खरीदते हैं तो हम आपको एक कूपन देते हैं। उस कूपन के जरिए हमारे कस्टमर्स 10 करोड़ के इनाम जीत सकते हैं। साल में एक बार हमारा लकी ड्रॉ होता है, उसमें 10 करोड़ के इनाम होता है। इसमें मोटरसाइकिल्स, कार्स और पटना और रांची में अपना